हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स के बारे में और उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ के बारे में। देखो, ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक में बेसिकली हम कवर करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं। फिर उसके बाद उन डेरिवेटिव्स की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उन डेरिवेटिव्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जनरल मैकेनिज्म को पढ़ेंगे और फाइनली फिर हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे सभी डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी। रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी दोनों के लिए सेम फैक्टर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैं जिस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को ज्यादा रिएक्टिव बोलूंगा वो ऑटोमेटिकली लेस स्टेबल होगा एंड वाइस वर्सा। तो आज के लेक्चर में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में बातें करनी है। देखो, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला हमारे पास है RC≡OH। मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें यहाँ पे इस OH ग्रुप को रिमूव करना है। OH ग्रुप को रिमूव करूंगा तो मेरे पास ये RCO पार्ट बचेगा। इस RCO पार्ट को हम असाइल पार्ट भी बोल देते हैं, ACYL। तो OH को हटाएंगे हम, इसकी जगह पे अपने को डेरिवेटिव्स लगाने हैं। अब OH को हटा के हम यहाँ पे हैलोजन लगा सकते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन लगा सकते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप लगा सकते हैं और अमाइन ग्रुप लगा सकते हैं। OH को हटा के ये 4 तरह के ग्रुप्स लगा सकता हूं मैं। अगर मैं OH को हटा के X लगाता हूं तो ये बन जाएगा RCOX एसिड हलाइड। X यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्लोरीन ले लेते होते हैं, कंपाउंड को बोलते होते हैं एसिड क्लोराइड। फिर अगर मैं कार्बोक्सिलेट आयन लगाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। OR लगाऊंगा तो बन जाएगा एस्टर। और फाइनली NH लगाऊंगा, सॉरी NH2 लगाऊंगा तो बन जाएगा अमाइड। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करके ये 4 तरह के डेरिवेटिव्स जो है मैं बना सकता हूँ। हम पढ़ सकते हैं हैलाइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स और क्लोराइड्स, सॉरी अमाइड्स। तो ये 4 हमारे डेरिवेटिव्स हैं। इन चारों डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर की डिस्कशन कर लेते हैं, रिएक्शंस की डिस्कशन कर लेते हैं और फाइनली फिर आप स्टडी करेंगे इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज को। तो ये जो चारों डेरिवेटिव्स हैं, इन चारों डेरिवेटिव्स को मैं जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये मैंने आपको इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन बता दी। RCO सब में सेम है, असाइल ग्रुप सब में सेम है। L जो हमारा ग्रुप है वो चेंज हो रहा है। L की वैल्यू यहाँ पे X हो सकती है, कार्बोक्सिलेट आयन हो सकती है, एल्कोक्सी ग्रुप हो सकती है और अमीनो ग्रुप हो सकती है। तो ये हमारे पास हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की। अब हमने इन डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन को यूज करके ही स्ट्रक्चर बताऊंगा क्योंकि सभी का स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सेम ही रहेगा। अगर आपने एक बात यहाँ पे नोट की हो, जो हमारे L ग्रुप्स हैं यानी कि जो डेरिवेटिव्स वाले ग्रुप हैं, सभी ग्रुप्स जो हैं वो लोन पेयर कंटेन करते हैं। जो भी हमारा L ग्रुप है, L ग्रुप का जो ज्वाइनिंग एटम है, सभी ज्वाइनिंग एटम्स के पास लोन पेयर कंटेन करते हैं। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, स्ट्रक्चर में हेल्प करेगी। अब देखो, ये हमारे पास हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। इसमें जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जो कार्बन हमारा कार्बोनिल वाला
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप बनाएगा। कौन सी शेप बनाएगा? ट्रायंगल प्लेनर। तो हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं वो ट्रायंगल प्लेनर शेप बनाते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं। रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये हमारे पास हमारी कार्बोनिल की कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक इसके साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है और एक हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच है जिसके हम डेरिवेटिव्स बना रहे हैं। ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। जो भी हमारे ये वाले ग्रुप्स हैं इन सभी के पास लोन पेयर तो है ही, तो ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं वो सभी के सभी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो यहां देखो स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ये हमारा R ग्रुप, ये C ग्रुप, इसका O ऐसे दिखा दो, L ऐसे दिखा दो ताकि मैं बेटर रिप्रेजेंटेशन दे पाऊं। ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो तीनों के पास एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। तो ये क्या करेंगे? ओवरलैपिंग शो करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ, यानी कि रेजोनेंस की वजह से जो पाई बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर भी आ सकता है, कार्बन के ऊपर भी आ सकता है। ये तीनों एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि ना तो इसके पास पाई बॉन्ड है और ना ही इसके पास लोन पेयर है। तो हमारे ये तीनों एटम्स जो हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया। फाइनलाइज स्ट्रक्चर जो बनता है वो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से देख सकते हो, कार्बन और हमारा जो ग्रुप है डेरिवेटिव वाला, कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इस वजह से दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लगभग सेम आएगी। जितनी बॉन्ड लेंथ कार्बन और एल वाली होगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन वाली होगी। तो ये हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर का कंसेप्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के लिए। फिर हम इसे आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? तो हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो मेनली शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है उसे रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल मैकेनिज्म मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसके मैकेनिज्म शो करने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म क्या होगा? इसमें हमारे पास हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करके ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये L और ये न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया। अब क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने ऐड मतलब अटैक कर दिया और वो मॉलिक्यूल में ऐड हो गया, तो एडिशन वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के आने पे वीकर न्यूक्लियोफाइल को तो जाना ही पड़ेगा, तो इसे अब मैं एलिमिनेट करवाऊंगा। वो मेरा एलिमिनेशन का स्टेप है। देखो जो ये वाला स्टेप मैंने शो किया ये एडिशन का स्टेप था। अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, L रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास हमारा एलिमिनेशन का स्टेप है। तो ये हमारे पास हमारा एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक किया, इंटरमीडिएट बनाया,
और उस इंटरमीडिएट से बाद में हमने हमारे डेरिवेटिव्स वाले ग्रुप को एलिमिनेट करवा दिया। ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया, ये मैकेनिज्म आप एसिडिक मीडियम में भी शो कर सकते हो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बी मैकेनिज्म है एसिडिक मीडियम को यूज करते हुए रिएक्शन करवाना। तो एसिडिक मीडियम देखो कैसे होगी रिएक्शन। हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, एसिडिक मीडियम है तो H+ होगा। यहां पे ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे, हमारे पास आएगा RC डबल बॉन्ड OH N। अब यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड टूट जाएगी, इस पे आ जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन, हमारे पास आ जाएगा RCOH और L। ये वाली बॉन्ड टूटी, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज गायब, लेकिन कार्बन के अब 3 ही बॉन्ड रह गए तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो यहां पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। ये हमारे पास हमारी सिचुएशन आ गई। अब फाइनली क्या होगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पे H+ बाहर और यहां से L बाहर। जो एसिड हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया था वो रिमूव हो गया, लीविंग ग्रुप चला गया, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऊपर बता रहा हूं, ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। L निकला, H निकला, तो ये भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारे पास हमारा एसिडिक मीडियम है। तो हमारे जो असाइल डेरिवेटिव्स होते हैं वो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। 4 डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना था अपन ने, क्लोराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्टर के बारे में पढ़ेंगे और अमाइड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे चारों की रिएक्टिविटी सेम नहीं होगी, चारों के चारों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे लेकिन सेम स्पीड के साथ नहीं करेंगे, कुछ धीरे करेंगे कुछ फास्ट करेंगे, जहां से हम रिलेटिव स्टेबिलिटीज के बारे में पता करेंगे। तो हमारे डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक वही है, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो ये वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, मेनली पेपर में यही पूछा जाता है। रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अगर मैं यहां पे स्टेबिलिटी की बात करूं, 4 डेरिवेटिव्स थे, चारों को आपस में कंपेयर करूं, तो मैंने ये देखा जो अमाइड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं। चारों डेरिवेटिव्स में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, अमाइड्स की होती है। तो ये हमारे पास हमारा केस है। इससे लेस स्टेबल होती हैं एस्टर्स, इससे लेस स्टेबल होती हैं एनहाइड्राइड्स, और सबसे कम स्टेबल होते हैं हमारे एसिड क्लोराइड्स। अमाइड्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एसिड क्लोराइड्स की स्टेबिलिटी सबसे कम है। अब टीचर कई बार क्या करता है, थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए स्टेबिलिटीज की बजाय रिएक्टिविटीज पूछ लेगा, रिएक्टिविटीज बताओ। तो आप सबने पढ़ा हुआ है स्टेबिलिटी जो होती है वो रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऊपर वाले केस में अगर मैंने आपको बोला कि हमारे जो अमाइड्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। जो हमारे एसिड क्लोराइड हैं, एसिड क्लोराइड्स की स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एसिड क्लोराइड, देन एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर्स, और सबसे कम रिएक्टिव होती हैं अमाइड्स। मतलब ऊपर वाले ऑर्डर को उल्टा करके लिख दिया रिएक्टिविटीज के केस में। तो ये हमारे पास हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है।
अब हमें इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। आप ऑर्डर तो याद कर ही लेंगे, सबसे पहले क्लोराइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड। क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। तो ये हमारे पास हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटीज है, लेकिन हमें इन रिलेटिव स्टेबिलिटीज का रीजन भी तो पता होना चाहिए। तो इसका रीजन मैं आपको दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं। रेजोनेंस के थ्रू हम आराम से यहाँ पे इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटीज या स्टेबिलिटीज को पढ़ सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू पढ़ना है तो मुझे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। चारों डेरिवेटिव्स की बात इकट्ठी कर रहा हूं, चारों के लिए अलग अलग काम करेंगे नहीं, मैं जनरल स्ट्रक्चर ले लेता हूं, एल वाला जो मैं पहले लिख रहा था, उसी जनरल स्ट्रक्चर को लेके चारों के लिए एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखो, जनरली आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से आपके डेरिवेटिव्स को। ये लोन पेयर मैंने इसलिए शो किया क्योंकि हर एक एटम पे लोन पेयर है, आप चेक कर सकते हो। क्लोरीन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है। तो एल जो हमारा ग्रुप है उसका आप कोई भी पार्ट ले लो, चाहे क्लोराइड वाला चाहे एस्टर वाला, सबके पास लोन पेयर आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा पहला स्ट्रक्चर आ गया जो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगी। तो ये पहला स्ट्रक्चर था। अब कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये एल के लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो आएगा। ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हमने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की वाया रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, थर्ड स्ट्रक्चर में हम उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डबल डबल फायदा है। एक तो हमारे थर्ड वाले में जो कार्बन है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हमने खत्म कर दिया, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी। सेकेंडली जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आए तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। थर्ड स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इस वजह से थर्ड स्ट्रक्चर पे ही या उसकी स्टेबिलिटी पे ही हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पे मैंने तीन स्ट्रक्चर बनाए। तीन स्ट्रक्चर्स में से जो थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है। तीनों में से रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा? थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर क्यों कंट्रीब्यूट करेगा? मैंने बताया क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे, और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो हमने रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स करवा दिया, फैला दिया। तो ये दो रीजन है जिस वजह से हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो कंट्रीब्यूटिंग है। अब एक बार मैं थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो चारों डेरिवेटिव्स के लिए बनाता हूँ। चार डेरिवेटिव्स है ना, चारों डेरिवेटिव्स के लिए थर्ड स्ट्रक्चर बनाता हूँ और फिर चारों डेरिवेटिव्स के लिए थर्ड स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लूंगा, किसका थर्ड स्ट्रक्चर चारों में से ज्यादा स्टेबल है और किसका कम स्टेबल है। तो देखो, ये क्लोराइड अभी कंप्लीट करूंगा, एनहाइड्राइड, एस्टर और लास्ट में है अमाइड, यहां बना देते हैं। तो यहां पे चार जो स्ट्रक्चर है हमारे, चारों स्ट्रक्चर्स में इसके अकॉर्डिंग मुझे बनाना है, इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है चारों स्ट्रक्चर्स में, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इन्होंने अपने लोन पेयर डोनेट किए हुए हैं, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, इसने लोन पेयर डोनेट किया, इसने लोन पेयर डोनेट किया और इसने भी लोन पेयर डोनेट किया।
तो ये हमारे पास हमारे 4 स्ट्रक्चर आ गए। जो ये थर्ड स्ट्रक्चर था मैंने चारों डेरिवेटिव्स के लिए बना दिया। नाम दे देता हूं, इसको बोल देता हूं थर्ड ए, इसको थर्ड बी, इसको थर्ड सी और इसको थर्ड डी। थर्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाए ना मैंने, तो इन सबको मैंने एक एक नाम जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, मैं स्टेबिलिटी यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी। ध्यान से देखो, सबसे पहले इन चारों में से वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसने अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर दिए होंगे। इन चारों में से जिसने भी इजीली लोन पेयर डोनेट किए उसका स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। जिसका थर्ड स्ट्रक्चर स्टेबल होगा वो डेरिवेटिव भी हमारा स्टेबल होगा। तो यहां पे मैं आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊंगा, उसका उल्टा कर दोगे रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने आप आ जाएगा विद द सेम एक्सप्लेनेशन। तो इन चारों में हमने ये देखा, यहां पे डोनेटिंग एटम है क्लोरीन, यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे नाइट्रोजन। इन चारों में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, डोनेट थोड़ी करेगा। तो ऑक्सीजन तो हमारी रेस से बाहर हो गया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों से ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन वाले स्ट्रक्चर तो ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकते। ये तो हमारे 1 नंबर पे कभी नहीं आ सकते। मुझे नहीं पता सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे, फोर्थ पे आएंगे, ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि पहले नंबर पे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इनकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है। डोनेट नहीं करेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगी, जब तक डबल बॉन्ड नहीं बनेगी थर्ड स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन शुरू नहीं होगा। तो ये हमारे पहले नंबर पे तो नहीं आ सकते। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लगभग बराबर होती है। दोनों की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी लगभग सेम है। लेकिन हमने क्या देखा, इन दोनों में से नाइट्रोजन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और क्लोरीन कम कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि नाइट्रोजन वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी, नाइट्रोजन में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ वो सुनो। यहां पे भी लोन पेयर डोनेट होंगे, यहां पे भी लोन पेयर डोनेट होंगे। लोन पेयर हमने डोनेट किसको करने हैं? कार्बन को, जिसके पास 2p ऑर्बिटल है। चाहे ये वाला कार्बन है चाहे ये वाला कार्बन है, हमने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं कार्बन के 2p ऑर्बिटल में। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा 2p ऑर्बिटल से। क्लोरीन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा 3p ऑर्बिटल से। नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल से करेगा, 2p ओवरलैपिंग होगी, इस वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा ज्यादा। यहां पे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2p ओवरलैपिंग होगी, 2p ओवरलैपिंग होने की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा कम, क्योंकि सेम ऑर्बिटल नहीं है। और यहां पे सेम ऑर्बिटल ना होने की वजह से कंट्रीब्यूशन सबसे कम आता है। सबसे कम कंट्रीब्यूशन का मतलब क्लोरीन वाला केस चौथे नंबर पे चला जाएगा। क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डोनेट हो पा रहे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर भी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डोनेट हो पा रहे? क्योंकि वैलेंस ऑर्बिटल सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने के लिए 2p की ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही पुअर ओवरलैपिंग है। और इस पुअर ओवरलैपिंग की वजह से डोनेशन सबसे कम होगी, सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। लास्ट में आएगा बिल्कुल क्लोरीन वाला स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन वाले तो मैं बाद में डिसाइड करता, पहले नाइट्रोजन और क्लोरीन वाले डिसाइड हुए। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम थी, फिर भी नाइट्रोजन वाला जो है वो मोर स्टेबल है, क्लोरीन वाला कम स्टेबल है। नाइट्रोजन वाला मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि ओवरलैपिंग जो है वो हो रही है 2p ऑर्बिटल्स के बीच में। सेम ऑर्बिटल है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी। स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं हमारे अमाइड्स। लेकिन अगर मैं क्लोरीन वाले कंपाउंड की बात करूं, एसिड क्लोराइड की बात करूं, तो यहां पे अपने पास ओवरलैपिंग हो रही है
बिटवीन 2p एंड 3p ऑर्बिटल, जो कि बहुत ही पुअर होगी क्योंकि दोनों सेम नहीं है। दोनों के बीच में ओवरलैपिंग जो है वो पुअर है। पुअर होने की वजह से ये सबसे कम स्टेबल बनेगा। 4 डेरिवेटिव्स थे, चारों डेरिवेटिव्स को हमने अरेंज करना था। 4 में से 2 तो अरेंज हो गए। अमाइड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और जो क्लोराइड वाला था वो सबसे कम स्टेबल होगा। अब हमारा कंपैरिजन रह गया इन दोनों के बीच में। एक है हमारे एस्टर्स और दूसरे हैं हमारे एनहाइड्राइड्स। दोनों के अंदर डोनेट करने वाला एटम सेम है। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। इसमें भी 2p ओवरलैपिंग होगी, इसमें भी 2p ओवरलैपिंग होगी। दोनों में 2p ओवरलैपिंग है, तो सेम ओवरलैपिंग है, सेम एटम है। तो ये वाला कंसेप्ट तो मैं नहीं लगा सकता। यहां पे फिर मैं लगाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट। ये वाला ऑक्सीजन जो है, एस्टर वाला ऑक्सीजन, ये डोनेट जल्दी करेगा क्योंकि इसके साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है। एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ऑक्सीजन को डोनेट करना इजी हो जाएगा। लेकिन यहां पे डोनेशन होगी कम क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है माइनस आई इफेक्ट वाला कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, फिर ऑक्सीजन यहां पे डोनेट नहीं कर पाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एस्टर्स जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू एनहाइड्राइड्स। प्रॉपर स्ट्रक्चर ही बना देते हैं क्योंकि आपने फाइनल ऑर्डर बताना है यहां पे। तो ये इसका फाइनल और ये इसका फाइनल। तो एस्टर्स जो होते हैं वो एनहाइड्राइड से ज्यादा स्टेबल हैं क्योंकि एस्टर्स में ऑक्सीजन एटम के साथ प्लस आई इफेक्ट वाला एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जिस वजह से ऑक्सीजन की जो डोनेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इजी हो जाती है। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट वाला कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ कर लेगा, इसलिए वो डोनेशन के लिए लेस अवेलेबल होंगे। तो ये हमारे पास हमारे 4 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की एक्सप्लेनेशन आ गई। अमाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर एस्टर्स, फिर एनहाइड्राइड्स और फाइनली हमारे क्लोराइड्स। तो ये था हमारे पास हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का टॉपिक। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।